हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एमपी सुपर क्लासेस। आज हम लोग मध्य प्रदेश के क्लास 8 के सामाजिक विज्ञान में पाठ 12 देखते हैं। पाठ का नाम है जो है कि भारत की रक्षा व्यवस्था। इससे पहले कि आप हमारे चैनल पर नए हों या पहली बार आए हों तो नीचे दिए गए लाल कलर सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और हाँ, अगर अभी तक आप लोगों ने 11वां पाठ नहीं देखा है तो यहाँ कोने पर एक लिंक आएगा, आप उस पर क्लिक करिएगा तो आप तुरंत 11वां पार्ट पर पहुँच कर देख सकते हैं। आइए हम 12वां पार्ट देख लेते हैं। पार्ट का नाम मैं पहले ही बता चुका हूँ। पार्ट का नाम क्या है? भारत की रक्षा व्यवस्था। आइए हम लोग इसमें जाने क्या क्या जानेंगे। तो पहले हम देखेंगे भारतीय रक्षा सेनाओं का संगठन कैसा है। हम लोग दूसरा में देखेंगे शांति काल में रक्षा सेनाओं का योगदान। हम लोग चौथा में देखेंगे रक्षा सामग्री का उत्पादन। हम लोग चौथा में देखेंगे देश की रक्षा कार्य हेतु नागरिकों के क्या कर्तव्य है। आइए हम इन लोगों को डिटेल में देख लेते हैं। भारत का विश्व भारत का विश्व की शांति एवं सुरक्षा में दृढ़ विश्वास है। भारत क्या चाहता है कि विश्व के में सभी देशों में क्या रहे, शांति बनी रहे और सभी क्या रहे, सुरक्षित रहे। इसलिए भारत राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय विवादों को पारस्परिक विचार विमर्श तथा शांतिपूर्ण तरीकों से सुलझाने का सदैव प्रयास करता रहा है। देखिए, भारत चाहता है कि हमारे जो अंतर्राष्ट्रीय या राष्ट्रीय मुद्दा है वो कैसे सुलझ जाए, आपसी विचार विमर्श और शांतिपूर्वक सुलझ जाए, युद्ध का नौबत नहीं आए। इसी नीति का अनुसरण करने की अपेक्षा अपने पड़ोसी देशों से भी रखता है और यही शांतिपूर्ण जो कि सुझाव के लिए या सुलह के लिए ये नीति पड़ोसी देशों से भी भारत रखता है। भारत को अपनी सुरक्षा की चिंता है। देखिए प्यारे बच्चों, किसी भी देश को या किसी भी परिवार को अपनी सुरक्षा की चिंता होता है, उसके लिए वह कई प्रकार के कदम उठाते हैं जैसे भारत ने उठाया है। अतः उसने अपनी रक्षा व्यवस्था एवं सेनाओं को सुदृढ़ किया है। अब उसको चिंता तो क्या किया, उसने अपनी रक्षा व्यवस्था और सेनाओं को क्या किया है, मजबूत कर दिया है। विश्व देशों के अनावश्यक आक्रमणों के कारण आज देश की रक्षा व्यवस्था का महत्व और भी बढ़ गया है। देखिए, विश्व में हम लोग देखते हैं कि एक देश दूसरे देशों को क्या कर रहा है, आक्रमण कर रहा है। इसको इस नज़र से देखते हुए हमारा देश क्या है, रक्षा व्यवस्था को और अच्छे से महत्व दिया और अच्छे से बढ़ा दिया है। इसी क्रम में देखिए, भारत के डोकलाम सीमा पर जो विवाद चल रहा है भारत और चीन में, इसके अगर हमारा देश मजबूत नहीं होता तो क्या करता, चीन हड़प लेता, जो कि 1962 में एक बार हो चुका है। शक्तिशाली राष्ट्र ही विदेशी आक्रामकों से अपनी सीमाओं की रक्षा कर सकता है। एक शक्तिशाली राष्ट्र होगा तभी जो कि विदेशी आक्रामकों से क्या कर सकता है, अपने देश की सीमाओं की रक्षा कर सकता है तथा विवादों का सौहार्दपूर्ण और सम्मानजनक हल निकाला जा सकता है। अतः उपरोक्त कारकों से भारत में एक सुदृढ़ रक्षा व्यवस्था स्थापित किए है तथा शक्तिशाली सशस्त्र सेनाओं का गठन किया गया है। देखिए, किसी भी जो कि विवाद का शांतिपूर्ण निपटान के लिए भारत ने क्या किया, एक शक्तिशाली सेना का गठन किया है। भारत के राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख सेनापति होते हैं। और भारत के तीनों सेनाओं का प्रमुख कौन होता है, हमारे देश के राष्ट्रपति होते हैं। भारतीय रक्षा सेनाओं का गठन इस प्रकार है। आइए हम उसको गठन देख लेते हैं। भारतीय रक्षा के प्रमुख अंग जो 3 है, एक पहला थल सेना, दूसरा नौसेना और तीसरा वायुसेना। आइए हम पहले थल सेना में देख लेते हैं। थल सेना क्या है, कैसे है, उसमें कौन कौन से पदाधिकारी रहते हैं, इनका कार्य मतलब क्रियाकलाप कैसा है, आइए हम देखते हैं। भारतीय थल सेना विश्व की प्रमुख एवं शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। भारत को अपनी सुसंगठित, सुसज्जित, अनुशासित एवं समर्पित थल सेना पर गर्व है। देखिए, भारत के पास जो कि एक बहुत ही शक्तिशाली क्या है, थल सेना है
और भारत की सेना में क्या है, आपस में सुसंगठित है, सुसज्जित है, अनुशासन है इन सबों में, तथा अपने देश के प्रति वो समर्पित है। इस सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, थल सेना का मुख्यालय कहाँ है हमारा, नई दिल्ली में है। इसका सर्वोच्च अधिकारी थल सेना अध्यक्ष होता है। थल सेना का सर्वोच्च अधिकारी कौन होगा, थल सेना अध्यक्ष होगा। इसका पद जनरल के समकक्ष होता है। इसका पद किसके जनरल समकक्ष होगा, जनरल के समकक्ष होगा। थल सेना के कई अंग होते हैं, जैसे पैदल सेना, सवार, तोपखाना, आयुध, व्हीकल, मेडिकल, इंजीनियरिंग। देखिए, और इधर थल सेना भी कई प्रकार के होते हैं, कई अंग से मिलकर बने होते हैं। जैसे एक पैदल सेना होता है, एक टैंक वाला सेना होता है, एक तोपखाना गन्स वाला सेना, शस्त्र निर्माण वाला सेना होगा, व्हीकल हुआ, मेडिकल हो गया, और इंजीनियर भी इसमें हो गया। थल सेना को 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है। और देखिए, थल सेना को कितने क्षेत्रों में संगठित किया गया है, 5 क्षेत्रों में संगठित किया गया है। केंद्रीय, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी तथा दक्षिणी कमान। एक केंद्र के में रहेगा, एक पूर्वी सीमा पर, पश्चिमी सीमा पर, उत्तरी सीमा पे, तथा एक दक्षिणी कमान पे। हम लोग आगे देख लेते हैं। प्रत्येक कमान का अलग अलग मुख्य अधिकारी होता है। देखिए, प्रत्येक कमान का एक अलग मुख्य क्या होगा, अधिकारी होगा। ये अपने अपने क्षेत्र के प्रति उत्तरदायी होते हैं। ये किसके प्रति उत्तरदायी होंगे, अपने क्षेत्र के प्रति जो कि उत्तरदायी होंगे। ये अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल पद के रैंक के होते हैं। किस पद के होते हैं, लेफ्टिनेंट जनरल पद के होते हैं। आइए हम आगे देख लेते हैं। देखिए, ये जो दिया हुआ है हमारा, ये पद दिया हुआ है। पहला लेफ्टिनेंट कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट कर्नल, कर्नल, ब्रिगेडियर, मेजर जनरल, और जो है कि लेफ्टिनेंट जनरल, जनरल। ये थल सेना वर्ग के जो कि पदक्रम के अधिकारी है। इस सैनिक वर्ग के पदाधिकारी दिया हुआ है। पहला सिपाही, लांस नायक, नायक, हवलदार, सूबेदार। इसके बाद जो है कि हमारा सबसे बड़ा अधिकारी कौन हो गया, मेजर हो गया। तो आगे देख लेते हैं। अब नौसेना के बारे में हम लोग देख लेते हैं। भारत एक प्रायद्वीप है। इसकी सीमाएं 3 दिशाओं से जल की ओर स्पर्श करती है। देखिए, भारत की सीमाएं जो है कि कितने दिशाओं से जल को संपर्क करती है, मतलब समुद्र से संपर्क करती है। 3 दिशाओं से समुद्र की ओर संपर्क रखता है। भारत की समुद्री सीमा काफ़ी विस्तृत है। इसकी समुद्री सीमा का विस्तार बहुत ही ज़्यादा है। पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी, इधर हमारे पूर्व दिशा में क्या पड़ जाएगा, बंगाल की खाड़ी वाला समुद्र पड़ जाएगा। पश्चिम दिशा में अरब सागर पड़ जाएगा। दक्षिण में हिंद महासागर पड़ जाएगा। अतः विशाल समुद्री सीमाओं की रक्षा हेतु सुगठित व शक्तिशाली नौसेना की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर हमारा विशाल जो कि सीमा जल से घिरा हुआ है, तो उसकी सुरक्षा के लिए भी हमें सुसज्जित तथा शक्तिशाली नौसेना चाहिए। भारत में इसी आवश्यकता के अनुरूप एक सुदृढ़ नौसेना का गठन किया है। भारत अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए क्या किया, एक सुदृढ़ मजबूत नौसेना का गठन कर दिया है। नौसेना का सर्वोच्च अधिकारी नौसेना अध्यक्ष एडमिरल होता है। देखिए, यहाँ एडमिरल सबसे सर्वोच्च रैंक इसका है। नौसेना के संगठन को 3 क्षेत्रीय कमानों में विभक्त किया गया है, जो इसके प्रमुख प्रशिक्षक केंद्र भी है। इस प्रकार पूर्वी नौसेना कमान विशाखापट्टनम हो जाएगा। पश्चिमी नौसेना कमान जो कि मुंबई एवं दक्षिणी हो जाएगा। आगे जो है कि दक्षिण कोचीन में प्रत्येक कमान का अलग अलग मुख्य अधिकारी है। ये अधिकारी वाइस एडमिरल पद के होते हैं। नौसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नौसेना का मुख्यालय कहाँ है हमारा,
नई दिल्ली में। थल सेना का मुख्यालय भी हमारा कहाँ था? नई दिल्ली में था। भारतीय नौसेना प्रमुख युद्धपोत इस प्रकार है, जिस पर भारतीय सेना रहती है नौसेना: INS विक्रमादित्य, नीलगिरी, हिमगिरी, देवगिरी, तारागिरी, विंध्य देशपोत, INS गोदावरी। नौसेना के में सर्वेक्षण पोत, मत्स्ययान, वायुयान वाहक पोत है। इसके अलावा 2 जहाजी बेड़े भी है, एक पश्चिमी तथा दूसरा पूर्वी जहाजी बेड़ा। ये दोनों बेड़े समुद्र में गश्त लगाते हैं। और आपसे पूछा जाए कि समुद्र में गश्त कौन लगाता है, तो समुद्र में गश्त जो कि जहाजी बेड़े लगाते हैं। कलकत्ता व गोवा में शिपयार्ड और विशाखापट्टनम में जहाज बनाए जाते हैं। देखिए, कोलकाता और गोवा में शिपयार्ड बनाए जाते हैं। कोलकाता और गोवा में क्या बनाया जाता है? शिपयार्ड बनाया जाता है। और विशाखापट्टनम में क्या बनाया जाता है? जहाज बनाया जाता है। इनके अलावा शिपयार्डों में जलपोत, पनडुब्बी व छोटे छोटे जलयान भी निर्मित किए जाते हैं। सन 2000 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना की संयुक्त कमान की स्थापना अंडमान निकोबार द्वीप समूह में की गई। देखिए, सन 2001 में नौसेना, थल सेना और वायुसेना के एक संयुक्त कमान की स्थापना किया गया। ये कहाँ हुआ? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किया गया। तो आगे देख लेते हैं। भारतीय नौसेना एक नवीन संचालन केंद्र INS कदंबा कारावार में स्थापित किया गया है। यह गोवा से 100 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। आइए हम लोग वायुसेना आप लोग देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र की रक्षा हेतु वायुसेना की महत्वपूर्ण भूमिका है। देखिए, किसी भी देश का अगर वायुसेना मजबूत है तो अपनी सीमाओं का क्या करता है? अच्छे से रक्षा कर सकता है। युद्ध काल में आक्रमणकारी देश में प्रमुख सैनिक ठिकानों पर बमबारी करना, उनका यातायात संचार तंत्र नष्ट करना वायुसेना का प्रमुख कार्य है। देखिए, वायुसेना का प्रमुख कार्य क्या क्या है? अगर जो मतलब भारत के दुश्मन सैनिक हैं उनके ठिकानों पर क्या करना है? बमबारी करना, उनका यातायात के साधनों को नष्ट करना, संचार तंत्र को भी नष्ट करना, ये सब वायुसेना का क्या है? प्रमुख कार्य है। हम आगे देख लेते हैं। थल सेना को युद्ध भूमि में शस्त्र एवं अन्य युद्ध सामग्री तथा खाद्य पहुंचाना भी वायुसेना का कार्य है। इसके अलावा क्या है? थल सेना के लिए हथियार पहुंचाना, जो कि खाना पहुंचाना, पानी पहुंचाना, इनका और कार्य है। वायुसेना नभ से देश की सीमाओं की निगरानी करती है। वायुसेना जो क्या करते हैं? आकाश से अपने सरहदों की निगरानी देखरेख करता है कि कहीं कोई सैनिक या कोई विदेशी आक्रमण तो नहीं कर रहा है। भारतीय वायुसेना में 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है। भारतीय सेना में कितने? 1000 से अधिक हवाई जहाज और हेलीकॉप्टर है, जिनमें मुख्य है केनवेस हंटर, अजीत, किरण, MiG-21, MiG-23, MiG-25, MiG-28, जगुआर, मिराज 2000। भारतीय वायुसेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है। देखिए, भारतीय वायुसेना का भी मुख्यालय कहाँ है हमारा? नई दिल्ली में। इसमें एक और नाम जोड़ लीजिए, राफेल नया आया हुआ है। कहाँ से खरीदा गया है? फ्रांस से खरीदा गया है। इस पर भी बहुत सारा विवाद हुआ था। इसके 6 प्रमुख कमान एक रखाव कमान में है। वायुसेना के 6 प्रमुख कमान इस प्रकार है: पूर्वी, पश्चिमी, मध्य, दक्षिणी पश्चिमी, प्रशिक्षण। इन कमानों के अलग अलग मुख्य अधिकारी है। देखिए, हम लोग तीनों में देखे हैं कि सब कमान का क्या है? अलग अलग मुख्य अधिकारी होते हैं, जो एयर मार्शल रैंक के होते हैं। और देखिए, ये ऑफिसर हम लोग देख लेते हैं किसके? एयर का। पहला फ्लाइंग ऑफिसर, फ्लाइट ऑफिसर, स्क्वाड्रन लीडर, विंग कमांडर, ग्रुप कैप्टन, एयर कमांडर, एयर वाइस मार्शल। अगला है एयर मार्शल,
इसके ऊपर कौन सबसे हाई है पद? एयर चीफ मार्शल। अभी विंग कमांडर जो अभिनंदन का हम लोग देखे हुए थे पराक्रम, जो कि मिग 21 लेकर कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान में गिर गए हुए थे। इसी तरह से हमारा हम लोग आगे देख लेते हैं। किसी भी राष्ट्र का यह प्रमुख दायित्व है कि वह अपने नागरिकों तथा विदेशों आक्रमणों से रक्षा करे। देखिए, किसी भी राष्ट्र का मुख्य दायित्व क्या है? उस सरकार का मुख्य दायित्व है कि वो विदेश से जो आक्रमण होते हैं उससे क्या करे? अपने देश की रक्षा करे। नागरिकों का भी यह कर्तव्य है कि संकट काल में राष्ट्र की एकता एवं अखंडता की सुरक्षा करे। देखिए, और प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि युद्ध काल में या आपातकाल में क्या करे? आपसी एकता बनाए रखे तथा समर्पण के लिए हमेशा क्या रहे? तैयार रहे। सेनाओं का गठन इसलिए किया जाता है कि वह देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता की रक्षा करें। सेनाओं का गठन किस लिए किया जाता है? देश की स्वतंत्रता एवं संप्रभुता का क्या करें? रक्षा करें। भारतीय सेनाओं का कार्य इसलिए अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि भारत एक विशाल देश है। इसकी विस्तृत सीमाएं हैं। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है। देखिए, भारत की सीमा कितने देशों को संपर्क कर रही है? पहला पाकिस्तान, चीन, नेपाल, बांग्लादेश, म्यांमार आदि देशों को क्या करता है? स्पर्श करता है। भारतीय सेना चीन, रूस, दक्षिण कोरिया के बाद सबसे बड़ी है। हम देखते शांति काल में रक्षा सेनाओं का योगदान। शांति काल में जो कि रक्षा सेनाओं का योगदान, युद्ध एवं आक्रामकों से देश का रक्षा के अतिरिक्त लगातार हो रही विघटनकारी एवं आतंकवादी गतिविधियों का सामना भी सेना को करना होता है। देखिए, विदेशी आक्रमण के अलावा भारत में जो विघटनकारी अराजक तत्व है उससे भी क्या करता है? भारत की रक्षा करता है। इसमें हमारा विघटनकारी तत्व हो गए, आतंकवादी हो गए, उससे भी क्या करता है? हमारे देश की रक्षा करते हैं। रक्षा सेना शांति काल में समाज सेवा के अनेक प्रकार के कार्य करती है। अब सब जगह अगर देश में शांति है तो उस क्या करती है? उसके बाद समाज सेवा भी करने लगती है। जैसे बाढ़, भूकंप, अन्य प्राकृतिक प्रकोपों व बड़ी दुर्घटनाओं के समय राहत कार्य करना। वो क्या क्या करती है? बाढ़ आ गया तो वहाँ पहुँच जाएंगे भारतीय सेना, भूकंप आया वहाँ भी रक्षा करेंगे, अन्य प्राकृतिक प्रकोप हुआ, बर्फबारी हो गया या बड़ी दुर्घटना जैसे पत्थर खिसक जाना, रेलवे हादसा हो जाना, वहाँ भी हमारी भारतीय सेना क्या करती है? सहायता करती है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व को विभिन्न देशों में शांति स्थापित करने के कार्यों में भी भारतीय सेना ने सहयोग किया है। हमारी सेनाओं द्वारा कोरिया, गाजी पट्टी, लेबनान, कांगो, यमन आदि स्थानों में किए गए कार्यों की सराहना की गई है। इस प्रकार राष्ट्र की सुरक्षा वहाँ के नागरिकों की जागरूकता, त्याग, समर्पण शक्तिशाली सेना पर निर्भर करता है। आगे हम लोग देख लेते हैं रक्षा सामग्री का उत्पादन। देश की सुरक्षा तो अनेक प्रकार के रक्षा सामग्री की आवश्यकता होती है। देखिए, अगर हमारे देश की सुरक्षा तो हम खाली हाथ से जो कि युद्ध नहीं लड़ सकते बिना हथियार के, तो उसका निर्माण भी तो होना चाहिए देश में। रक्षा सामग्री का उत्पादन प्रशासकीय विभाग और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा किया जाता है। शासकीय विभागों द्वारा संचालित आयुध कारखाने में शस्त्रों, टैंकों, वाहनों, गोला बारूद आदि का निर्माण किया जाता है। इसमें क्या क्या बनता है? टैंक बनेगा, वाहन बनेगा, गोला बारूद बनेगा। सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में जलपोतों, वायुयानों, बुलडोजरों, मशीनों के कलपुर्जे, संचार उपकरण आदि सामग्री का निर्माण होता है। और सार्वजनिक प्राइवेट क्षेत्र में क्या क्या होता है? जलपोत बनता है, वायुयान बनते हैं, बुलडोजर बनता है, मशीनों क्या कहते हैं? कलपुर्जे बनते हैं, संचार के साथ उपकरण बनते हैं।
अपने देश को परमाणु शक्ति संपन्न बनाने हेतु यहाँ परमाणु संयंत्र भी स्थापित किए गए हैं। देखिए, सबसे बड़ा शक्तिशाली बम कौन सा होता है? परमाणु बम होता है। इससे हम क्या कर सकते हैं? अपने देश की सुरक्षा कर सकते हैं। इसका भी निर्माण भारत में हो, इसके लिए कहाँ स्थापित किया गया है? तारापुर, महाराष्ट्र। तारापुर जो कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। तारापुर के बाद कलपक्कम जो कि कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में। इसके प्रमुख केंद्र हैं। भारत में रक्षा पक्ति मजबूत करने के लिए प्रक्षेपास्त्रों मतलब मिसाइल का निर्माण किया था। भारत का सबसे उन्नत अग्नि 5 मिसाइल, अब अग्नि 6 भी बन रहा है, जैसे अग्नि, पृथ्वी, त्रिशूल, नाग, आकाश, अस्त्र व ब्रह्मास्त्र आदि। भारत 1974 से 1998 में परमाणु बम परीक्षण विस्फोट कर अपनी परमाणु शक्ति का परिचय संपूर्ण विश्व को दे चुका है। तो यह भारत ने कब का परीक्षण किया? 1974 में, और उसके बाद 1998 में 2 बार परीक्षण किया। युद्ध का खतरा केवल युद्ध क्षेत्र तक सीमित नहीं रहता है। हवाई हमले और गोलाबारी से अनेक नगर नष्ट हो जाते हैं। देखिए, युद्ध का क्षेत्र खतरा जो कि केवल सीमाओं तक ही नहीं है। हवाई हमलों, एयरक्राफ्ट कैरियर या एयरक्राफ्ट द्वारा जो कि गोलाबारी करके कई शहरों को नष्ट किया जा सकता है। जीवन और संपत्ति को हानि हो जाती है। इसलिए यह आवश्यक है कि प्रत्येक नागरिक को प्राथमिक चिकित्सा नर्सिंग ट्रेनिंग लेनी चाहिए। उन्हें यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हमें ब्लैकआउट, हवाई हमले और आग लगने पर क्या क्या करना चाहिए। देखिए, प्रत्येक नागरिक कर्तव्य को प्राथमिक चिकित्सा के बारे में अच्छी तरह से समझें, उसका उपयोग किस तरह से होता है, इसमें हमें ब्लैकआउट, हवाई हमले, आग लगने से किस तरह से हम लोग बच सकते हैं। विद्यालयों में छात्र छात्राओं में अनुशासन व सैन्य अभिरुचि जागृत करने हेतु नेशनल कैडेट कोर एनसीसी का गठन किया गया है। देखिए, हमारे छात्रों में जो है कि देश की रक्षा के लिए जागृति पैदा करने के लिए एनसीसी कैडेट का क्या किया गया है? गठन किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन किया गया है। इसके अलावा प्रादेशिक सेना का भी गठन है। यह उन नागरिकों की सेना है जो देश की रक्षा में भाग लेना चाहते हैं। अपने अवकाश के समय 18 से 35 वर्ष की आयु के बीच कोई भी नागरिक शस्त्र प्रशिक्षण ले सकता है। अब मतलब जब वो छुट्टी में हो तो 18 से 35 वर्ष की आयु का कोई भी नागरिक इसका प्रशिक्षण क्या कर सकता है? ले सकता है। युद्ध काल संकट और विपत्ति का समय होता है। युद्ध काल किसका समय होता है? संकट और विपत्ति का समय होता है। समाज विरोधी तत्व इस परिस्थिति का लाभ उठाते हैं, और समाज जो विरोधी तत्व होते हैं इस परिस्थिति क्या करते हैं? लाभ उठाकर देश का विघटन करना चाहते हैं। अतः नागरिकों का कर्तव्य है कि इन असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए तथा सरकार की सहायता करना चाहिए। और हमारे प्रत्येक नागरिक को क्या है? इस असामाजिक तत्वों से सतर्क रहना चाहिए, कर्तव्य है, और जो कि सरकार की सहायता करनी चाहिए। आइए हम अभ्यास के प्रश्न देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर लिखिए। इसमें पहला है, नौसेना का दक्षिणी कमान का मुख्यालय कहाँ है? तो क मुंबई में, या ग विशाखापट्टनम में, घ बेंगलोर में, ख कोच्चि में। तो हम बेंगलोर में भी नहीं है, विशाखापट्टनम में भी नहीं है, मुंबई में नहीं है, कहाँ है? कोच्चि में है। तो वहाँ कौन सा सही होगा? ख सही होगा। थल सेना का मुख्यालय स्थित है क बेंगलोर में नहीं है, ख मुंबई में, मुंबई में भी नहीं है, ग विशाखापट्टनम में, यहाँ भी नहीं है, घ नई दिल्ली, हमारा घ सही है। हम लोग आगे देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न है, तारापुर परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? क जो कि मध्य प्रदेश, ख महाराष्ट्र, ग तमिलनाडु, घ कर्नाटक। हमारा जो कि क भी सही नहीं है, ग भी सही नहीं है, घ भी सही नहीं है, ख सही है महाराष्ट्र में।
हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें पहला है वायुसेना का अध्यक्ष खाली स्थान होता है, तो इसका कौन सा अध्यक्ष होता है वायुसेना? हमारे इस खाली स्थान में एयर चीफ मार्शल भराएगा। क्या भराएगा? एयर चीफ मार्शल। दूसरा का है विंग कमांडर का पद खाली स्थान सेना में होता है, तो कौन सी सेना में होता है? वायुसेना में। तो हम लोग तीसरा देखते हैं शांति काल में सेना समाज सेवा करती है, सहयोग करती है। समाज सेवा और सहयोग लिख दीजिए। चौथा हम लोग देख लेते हैं भारत में परमाणु बम का विस्फोट कब हुआ था? 1974 और 1998 ईस्वी में हुआ था। हम लोग अतिलघुत्री देख लेते हैं नौसेना के अध्यक्ष पद का नाम लिखिए। तो प्यारे बच्चों, मैं आंसर क्वेश्चन का जो कि प्रश्न उत्तर का एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। आप लोग उस पर जाकर तुरंत देख सकते हैं सभी वीडियो, सभी प्रश्नों का प्रश्न उत्तर। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। गर्व से कहें हम सब भारतीय हैं। जय हिंद, जय भारत।